नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ अग्निहोत्री अभी आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल वनडे एग्जाम के लिए बल्कि एमपीपीएससी के लिए। और एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो इसी टॉपिक का है, और वो है जनजातियाँ, ट्राइब्स की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लेकिन जनजातियां पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये होती क्या है। ठीक है, अगर जनजातियों की परिभाषित करने की बात आए तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि शहर की आबो हवा से दूर जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों को ही यहाँ पर जनजातियाँ निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर जनजातियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इनको भारत के संविधान में इनका निर्धारण कैसे किया गया है। तो जब हम भारत के संविधान में बात करते हैं भाग 16 की, भाग 16 में कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए अन्य उपबंध की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ वर्ग जो होते हैं, तो जैसे एससी और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 कैपिटल ए की बात करें, इसके अंदर यहाँ पे निर्धारण किया गया है। ठीक, और यहाँ पर 330, 331, 332, 33, उसके अलावा आपको 335, 338, 338 कैपिटल ए और 338 कैपिटल बी, उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो 341 ए, सॉरी 341 के बाद 342 और 342 कैपिटल ए। इतने आर्टिकल यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं जो भाग 16 में हैं। अब ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा एक और है 366, 24 और 366, 25 की बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 366 24 जो है आपका एससी और 366 25 जो है एसटी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 341 की अगर बात करें तो एससी और 342 की बात करते हैं तो एसटी और 342 ए की बात करते हैं तो ओबीसी अभी यहाँ पर डिसाइड किया गया है। अब क्या है ये चीजें, इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो जब बात करते हैं 366 24 और 366 25 की, तो यहाँ पर एससी और एसटी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन 341 और 342 के तहत अगर किसी भी जाति को या फिर किसको जनजाति में रखना है या किसको जनजाति में रखना है, उसे राष्ट्रपति महोदय जब निर्धारित करते हैं तो 341 के तहत एससी और 342 के तहत एसटी का निर्धारण होता है, और 342 कैपिटल ए यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अभी वर्तमान में ओबीसी को रखा गया है। वहीं पे इनके जो पिछड़ेपन का कारण जो था, यहाँ तक यानी कहते थे महात्मा गांधी कि अंतिम व्यक्ति तक हर एक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। जो नहीं पहुंच पा रहा था, कहीं ना कहीं कुछ असुविधाएं थी, इसके कारण से ही यहाँ पर कुछ आयोग निर्धारित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 338 के तहत एससी आयोग, अनुच्छेद 338 ए के तहत एसटी आयोग, और अभी 338 बी के तहत आ गया आपका ओबीसी आयोग। ठीक है, ये चीजें आपकी यहां पर निर्धारित हो गई। अब उसके बाद जब यहां पर अनुच्छेद 330 और 331 की बात की गई, तो 330 और 331 में ध्यान रखिएगा, जब बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीटों का निर्धारण होता है तो अनुच्छेद 330, वहीं पे एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित करने की जो बात की गई थी वो 331 में, वहीं पे 332 और 333 की अगर बात करते हैं तो जब विधानसभा की बात हुई, तो जब विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई तो यहाँ पर 332 रखा गया और एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया आपका 333।
ठीक है, ये आर्टिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने SC ST की बात की, तो जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर लोकसभा की सीटें 29 हैं तो 29 में से 4 और 6 का निर्धारण, यानी 4 सीटें SC के लिए और 6 सीटें ST के लिए जो निर्धारित की गई हैं लोकसभा में, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई होंगी, तो आपका 330 के तहत की गई होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे अगर हम 230 विधानसभा सीटें हैं तो 230 में से 35 सीटें और प्लस 47 सीटें दोनों मिलाकर के हो गया 82 सीटें। तो ये 35 सीटें जो होती हैं वो SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए निर्धारित की गई। टोटल SC ST के लिए जो 82 सीटें निर्धारित की गई हैं वो कहाँ से की गई हैं, तो अनुच्छेद यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है 332। ठीक, तो ये जो चीजें हैं इन आर्टिकल के माध्यम से SC और ST के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, अब ये देखने की बात होती है कि मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे 2019 मेंस में भी क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनके क्षेत्रों का निर्धारण और उनके बारे में आपको बताना है। अब क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं इन जनजातियों के बारे में, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जनजातियों में, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं जिनके बारे में हमको आगे बहुत जरूरी होता है जानना, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको मैप के माध्यम से ये जानना जरूरी होता है कि मध्य प्रदेश जो है, तो मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ये आपका मध्य प्रदेश का एक मैप है। जैसे मान लीजिए आ गया, आपके मेंस में आता है और प्रीलिम के पेपर में तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं ये अपन देखेंगे। जैसे आपका ये जो मध्य प्रदेश का, जैसे मान लीजिए इधर देखते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और आपका ईस्ट हो गया। तो ये वाला हिस्सा जो हो गया नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा हो गया, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका राजस्थान, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक, यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ और अभी नया जिला मऊगंज बन गया है इसलिए ध्यान इसको रखना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यूपी। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य हमारे ये हैं। तो राजस्थान का जो हिस्सा टच कर रहा है मध्य प्रदेश के कुछ जिले, जैसे यहाँ पर हम मुरैना से शुरुआत करते हैं, तो मुरैना और श्योपुर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो श्योपुर वाले हिस्से में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है सहरिया। कौन सा है? सहरिया। अभी एक प्रश्न MPPSC के प्रीलिम में पूछा, खुटिया पटेल का संबंध किस जनजाति से है, तो ये सहरिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे गुजरात लिखा तो गुजरात मतलब हम बात करेंगे, इधर साइड हम बात करते हैं झाबुआ की और इधर साइड हम बात करते हैं अलीराजपुर की। इन झाबुआ और अलीराजपुर, उसके नीचे बड़वानी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति पाई जाती है तो वो है आपकी भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ठीक, उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है आपका मालवा और निमाड़ का बीच का हिस्सा जो होता है, यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी बंजारा जनजाति, जिनको आप घुमंतू जनजाति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा बैतूल हो गया, सिवनी हो गया और यहाँ पर होशंगाबाद का कुछ हिस्सा, छिंदवाड़ा का कुछ हिस्सा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे जनजाति पाई जाती है कोरकू। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे जैसे ही हम जाते हैं तो ये जो छिंदवाड़ा वाला हिस्सा है, छिंदवाड़ा वाले हिस्से को सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक तो पाई जाती है भारिया जनजाति और कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पातालकोट में। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियों की अभी हम बात करेंगे तो बैगा, सहरिया और भारिया, जो यहाँ पे 3 जनजातियों का निर्धारण किया गया है उसमें भारिया भी आ जाएगी। और फिर आगे जाकर के इसी मैप में मैंने यहाँ पे जो लिखा है, तो एक और मैप बना के आपको बताता हूं, फिर से सुनिएगा। ठीक है, ये आपका
मान लीजिए बघेलखंड का पठार में से ये नर्मदा नदी आपकी बह रही है, ठीक है, ये नर्मदा सोन घाटी है, ठीक, नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन वैली है। इस नर्मदा सोन वैली के दोनों तरफ एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है गोंड जनजाति। कौन से? नर्मदा सोन घाटी के दोनों तरफ। लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए कि गोंड जनजाति जो होती है सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है, ठीक है, ये गोंड जनजाति का क्षेत्र हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं तो हमने यहां पर भारिया के साथ साथ हमने यहां पर एक और जनजाति के बारे में चर्चा की है, गोंड जनजाति के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे आए और ये मंडला क्षेत्र में पहुंचे, मुख्य रूप से मंडला, फॉरेस्ट के मेंस में 2020 का जो मेंस हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मंडला जिले में कितने जनजाति ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं, तो वहां पे 9 जनजाति ब्लॉक थे। तो इसी मंडला जिले में अगर बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाएगी? बैगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर उमरिया जो क्षेत्र होता है, तो उमरिया क्षेत्र में आपने देख लिया गोंड जनजाति की एक उपजाति होती है अगरिया, और ये कहां पे देखी गई? तो आपने देख लिया उमरिया में, ठीक है। उसके बाद फिर आगे और हम बढ़ेंगे तो जैसे ही हम पहुंचेंगे कहां पर? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, तो यहां पर आपको मिल जाएगी कोल जनजाति। कौन सी जनजाति आपने देख लिया? कोल जनजाति। जब आप पहुंचेंगे सीधी और शहडोल क्षेत्र में, ये सीधी शहडोल क्षेत्र में, अब तो सीधी शहडोल यहां पर आप जब पहुंचे तो यहां पे आपको मिल गई पनिका जनजाति। कौन सी? पनिका, ठीक है। अब एक और जो अक्सर पेपर में नहीं बताया जाता है, ना पूछा गया अभी आज तक, लेकिन आगे आने के चांस तो हैं और किताबों में उनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। वो जनजाति हैं आपके जो अनूपपुर क्षेत्र होता है, तो इस अनूपपुर क्षेत्र में हम बात करते हैं पाओ जनजाति की। लगभग पूरे मध्य प्रदेश की जनजाति प्रतिशत का 1%, लगभग मध्य प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात करें तो अगर 726, 809 यहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर लगभग 43,000 की जनसंख्या में पाई जाती हैं। तो कौन पाई जाती है? पाओ जनजाति। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो अनूपपुर में पाई जाती है। तो ये हमने देखा क्षेत्रीय निर्धारण मध्य प्रदेश की जनजातियों का। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो आपका उत्तर पश्चिम वाला एरिया था, यहाँ पे हमने सहरिया जनजाति देख ली, हमने यहाँ पर देख लिया भील जनजाति, झाबुआ, अलीराजपुर का मैक्सिमम हिस्सा हमने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा मालवा निमाड़ के क्षेत्र में हमने बंजारा देख लिया। उसके अलावा आपने बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा के आसपास यहाँ पे कोरकू जनजाति देख ली, और भारिया में हमने देख लिया आपका पतालकोट, छिंदवाड़ा, भारिया में। और उसके अलावा गोंड भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमने देख लिया? छिंदवाड़ा में। साथ ही साथ नर्मदा सोन घाटी के दोनों ओर भी हमने गोंड जनजाति को यहाँ पर देखा। मंडला में बैगा जनजाति देख लिया, अगरिया को उमरिया देख लिया, और फिर उसके बाद सीधी शहडोल में हमने देख लिया, सीधी और शहडोल में हमने देखा पनिका जनजाति। कोल जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल में भी कुछ हिस्से में, और अब नया जिला मऊगंज है, वहां पर भी आपको पूरा का पूरा कौन सा मिल जाएगा? तो आप कोल जनजाति देख सकते हैं। पाओ जनजाति आपने देख लिया अनूपपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या और चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति पढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि किसी भी जनजाति क्षेत्र में हमको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखनी है। सबसे पहले उनका क्षेत्र हम पढ़ लिए, ठीक है। फिर उनका जो निवास स्थल होता है, ठीक है, उनके घर या मकान को किस नाम से जाना जाता है, उनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं, उपजातियों के साथ साथ इनके विवाह, इनके पर्व, इनके देवी देवता, ठीक है, और इनकी
कृषि कौन कौन सी होती है, कौन सी कृषि करना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर जब इतनी चीजें अपन पढ़ते हैं तो हमारा जो है हर एक एग्जाम में, अगर पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश अगर लोकल एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, तो इतनी चीजें अगर पढ़ के जाएंगे तो जनजातियों से 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद कला एवं संस्कृति से 1 से 2 क्वेश्चन, लोक गायन, लोकगीत, लोकनृत्य, यहाँ से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जनजाति हमने ले लिया भील जनजाति। जब कभी पीएससी के मेंस में क्वेश्चन आएगा भील जनजाति को समझाइए, भील जनजाति का वर्णन कीजिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, पहले भील जनजाति लिखना है और एक छोटा सा मैप बनाना है। ठीक है, और छोटा सा मैप बनाने के बाद ये जो हिस्सा होता है ऐसे ही लिख देना है भील जनजाति। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश की अगर सबसे बड़ी जनजाति कोई है तो वो भील जनजाति है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे गोंड आती है, और वहीं भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गोंड पहले आ जाएगी, भील बाद में आ जाती है। ठीक है, और भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। ठीक, तो भील जनजाति, अब भील जनजाति जैसे ही आपने पढ़ा तो सबसे पहले इनका क्षेत्र हमने देखा, तो आपको बताना है भील जनजाति का क्षेत्र तो कौन कौन से जिले में होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर। ठीक, कड़कनाथ मुर्गा सुना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा एक नूरजहां आम, ये सब आप अलीराजपुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं भील जनजाति। अगला आता है उपजातियां। ठीक है, कौन सा आएगा? उपजाति। तो भील जनजाति की जब उपजातियों की बात करते हैं तो इनको कैसे याद करेंगे, एक याद करने का एक तरीका बना लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक भील है, उसने क्या किया, भीली को, एक जगह है बरेला, गाना सुना होगा आप लोगों ने, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली ना सुनकर बरे लिख करके यहाँ पे कैसे याद करना है, बरेला। ठीक है, तो हमने देखा भीली ने क्या किया, एक भील है, भीली को बरेला में क्या कर लिया, मान लीजिए पटा लिया। एमपीपीएससी के 2019 के प्रीलिम में यही सेम क्वेश्चन आया था, पटा लिया किसकी उपजाति है। ठीक है, तो भीली ने बरेला में किसको कर लिया, पटा लिया, और किसको पटा लिया, मान लीजिए भिलाला को। ठीक है, तो और कहां गया, रथ से ले गया बेगास, यानी आपको ध्यान रखना है रथियास और बेगास। ठीक है, तो रथ से जैसे ही ले गया बेगास तो वहां पे उमड़ी भीड़। ठीक है, सुनिएगा, भीली ने भिलाला को बरेला में पटा लिया और रथ से ले गया बेगास तो उमड़ी भीड़। कहने का मतलब ये कि भील जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां होती हैं, तो भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, ठीक है, रथियास, बेगास और तड़वी या उमड़ी भील। तड़वी या उमड़ी भील का मतलब ये होता है कि वे भील जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो कौन से भील कहलाते हैं, क्वेश्चन आता है तो कौन सा बताएंगे, तो वो है तड़वी या उमड़ी भील। ठीक है, तो हमने उपजातियां देखी, क्वेश्चन आपके पटालिया पूछ चुका है, रथियास पूछ चुका है, बेगास पूछ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो मुस्लिम धर्म को मानती है, मतलब भील जनजाति के अंदर ऐसी कौन सी उपजाति है जो मुस्लिम धर्म को मानती है, तो कौन सी हो गई, उमड़ी या तड़वी भील हो गई। ठीक है, उसके बाद अब भील जनजाति में एक और चीज आता है कि इनके दो चीजें होती हैं। इनका जो घर होता है, घरों को कहा जाएगा कु, और इनका जो निवास स्थल होता है इनको कहा जाता है फाल्या। ठीक है, घरों को, निवास स्थल को क्या कहा गया, फाल्या। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आगे जब भील जनजाति में एक और चीज देखते हैं, तो भील जनजाति में एक होता है इनका प्रमुख पर्व। ठीक है, उसको कहते हैं भगोरिया। ठीक है, भगोरिया पर्व की बात करते हैं। ये जो भगोरिया पर्व होता है ये 7 दिन चलता है। कितने दिन चलेगा, 7 दिन। अब इसमें 7 दिन में देखेंगे तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं।
गुलालिया, दूसरा हो गया गोल गधेड़ो, और तीसरा हो जाता है आपका कौन सा, ओजाड़िया। ठीक है, तो तीन चीजें हमने देखी। देखिए होता क्या है, जब ये कहा जाता है कि होली के अवसर के कुछ दिन पहले से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पे नवयुवक नवयुवतियाँ अपने लिए एक वर या कन्या जो कहते हैं कि अपना सुंदर पति और पत्नी या एक जोड़ा ढूंढने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। और ये 7 दिन चलता है। जैसे मान लीजिए बिंद क्षेत्र में बिंद महोत्सव होता है, वो 7 दिन होता है, वैसे ही भगोरिया हाट भी यहाँ पे 7 दिन का रखा जाता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुकानें सज गई, ठीक है, दुकानें सजने के बाद ये पूरा मार्केट बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो गुलालिया की बात करते हैं। वहाँ पे देखिए एक खुला मैदान रहता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक थाल में पान के पत्ते और एक थाल में गुलाल रखा रहता है। अगर किसी लड़के या लड़की को, कोई भी लड़का या लड़की अगर पसंद है, तो सामने वाला उसको पान का पत्ता देगा, और फिर अगर उसने पान का पत्ता एक्सेप्ट कर लिया और उस सामने वाले ने उसके गाल में गुलाल लगा दिया, तो वहाँ पर ये मान लिया जाता है कि पसंदगी हो गई है। फिर उनके परिवारजन के लोग जो होते हैं एक गोल गधेड़ा बनाते हैं, और गोल गधेड़ा का मतलब एक गोल घेरा बनाते हैं, और वो युवक और युवती अगर उस गोल घेरे को पार कर ले जाते हैं तो मान लिया जाता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं या पति पत्नी कहलाते हैं। उसके बाद जब मार्केट अंतिम 2 दिनों में उजड़ने लगता है, उसे कहा जाता है उजाड़िया। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि गोल गधेड़ों का संबंध किस जनजाति से है। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो गोल गधेड़ों का संबंध किस जनजाति से आप बता देंगे, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा भेल जनजाति से। भगोरिया पर्व जो होता है किस जनजाति से संबंधित है, तो भेल जनजाति से संबंधित है। भगोरिया पर्व कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। यहाँ पर आपने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जब जनजातियों की बात की, तो जनजाति में हमने सबसे पहले भील जनजाति के बारे में बताया, और हमने उसका क्षेत्र बताया कि झाबुआ अलीराजपुर का जो क्षेत्र होता है भील जनजाति का होता है। फिर यहाँ पे उपजातियाँ बता दी, भीली, भिलाला, बरेला, पटालिया, और उसके अलावा यहाँ पर रथियास, बेगास, उमड़ी, तड़वी, ये हो गई। उसके अलावा यहाँ पे घरों को निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर भगोरिया पर्व, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनका जो नृत्य होता है तो कौन सा होता है, तो इनमें भी वही भगोरिया नृत्य ही देखा जाता है। ठीक है, अगली जनजाति, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं एक अगली जनजाति के बारे में बात करते हैं, गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें गोंड जनजाति के बारे में, तो गोंड जनजाति का सबसे पहले यहाँ पर भी क्षेत्र देखना है। तो जब हम गोंड जनजाति का क्षेत्र साइड में, जब भी आपके मेंस में आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, और फिर यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के दोनों तरफ ऐसे एरो बना करके आप बता सकते हैं कि दोनों तरफ रहती हैं। और मुख्य रूप से अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति की जनसंख्या है। इतना बता दीजिए, और बताने के बाद फिर यहाँ पर बताना है कि गोंड जनजातीय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो गोंड जनजाति को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपको ध्यान रखना है निवास के आधार पर, और दूसरा आपको बांटना है व्यवसाय के आधार पर। पहला हमने किसके आधार पर बांटा, निवास के आधार पर, और दूसरा हमने बांट दिया व्यवसाय के आधार पर। और निवास के आधार पर जब हम गोंड जनजाति की बात करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला आता है आपका राजगोण, दूसरा आपको ध्यान रखना है धुरगोण, और तीसरा आपको मुरिया या मारिया। सबसे पिछड़े जो है गोंड जनजाति में, उनको राज मतलब उच्च कोटि के, जिन उनमें भी डिवाइडेशन है। ठीक है, मध्यम वर्गीय धुरगुण, और सबसे निम्न क्वालिटी के यहाँ इनका मतलब ये गरीब होते हैं, सबसे मतलब इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसमें निम्न क्वालिटी निर्धारण किया गया है। ठीक है,
फिर व्यवसाय के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो व्यवसाय के आधार पर इसमें 5 भाग में डिवाइड किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपने देखा अगरिया। अगरिया की बात करते हैं, यानी एक बात करें जो लोहे का काम करते हैं तो उनके बारे में अगरिया कहा जाता है। इनका प्रमुख देवता लोहासुर आपने सुना ही होगा, हमने क्षेत्र उमरिया के आसपास का क्षेत्र ये बताया है। फिर उसके बाद एक होते हैं सुलहास। सुलहास का मतलब होता है बढ़ई, यानी यहाँ पे अगर बात करते हैं जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम जो गोड़ करते हैं, उसमें सुलहास आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला आते हैं प्रधान, ठीक है, पुजारी लोग जो आते हैं। फिर प्रधान के बाद यहाँ पर आते हैं ओझा। ओझा मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो तांत्रिक, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं कोयला भूतिस। ठीक है, कोयला भूतिस मतलब कहने का मतलब ये होता है नाचने गाने वाले को। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्न कैसे बना। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि अगरिया जो है किसकी उपजाति है। ठीक है, इनमें से कौन सी गुण की उपजाति नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उच्च कोट के गुण किस में निर्धारित किए गए हैं, तो राजगुण आपका हो जाएगा। ठीक है, निवास के आधार पर गौड़ जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति को किस में बांटा गया है। ठीक है, गौड़ जनजाति की किस उपजाति के द्वारा लोहे का कार्य किया जाता है, ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर बन सकते हैं। कौन से तांत्रिक होते हैं या तांत्रिक वाला काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, कौन पुजारी का काम करते हैं, ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद गौड़ जनजाति में अगला हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं गौड़ जनजाति में एक और चीज, इनके प्रमुख देवता, जैसे आप पढ़ते होंगे बूढ़ा देव, ठीक है, दूल्हा देव, ठीक है, ठाकुर देव वगैरह, इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं। ठीक, और फिर इनका जो होता है प्रमुख नृत्य। प्रमुख नृत्य कौन सा होता है इनका, तो कर्मा नृत्य इनके उसमें प्रमुख रूप से होता है। और ये घूमते रहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र, ये जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे हम आगे जाकर के बात करते हैं। तीसरी, मध्य प्रदेश में एक और जनजाति है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है, इनको बारे में आप फिर से मैप बनाना है। जितना आप मैप बनाएंगे उतने ज़्यादा नंबर पाएंगे। और ये जो आपका जो क्षेत्र होता है, बघेलखंड का जो क्षेत्र होता है, यानी आप देख सकते हैं रीवा, सीधी, सतना, मऊगंज, ठीक, यहाँ पर शहडोल भी आप ले सकते हैं। शहडोल कुछ हिस्सा, जबलपुर के भी कुछ हिस्से में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है, कोल जनजाति आप देख सकते हैं। कोल जनजाति में यहाँ पर इनका जो नृत्य होता है, आप नृत्य देख सकते हो। कोल एवं दह का नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोल जनजाति, ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो कोल जनजाति होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि इनकी उपजातियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इनमें उपजातियों में कौन कौन सा आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ले सकते हैं मड़नहा। आप लोगों ने सुना होगा गांव वगैरह में कि मड़नहा आए हैं। ठीक है, फिर एक आप लोगों ने सुना होगा कगवारिया। ठीक है, फिर ठाकुरिया। ये कुछ महत्वपूर्ण उपजातियां कोल जनजाति में देखी जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनका जो क्षेत्र था, तो रीवा में एक कोलगढ़ी क्षेत्र था। आप कोलगढ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम हुआ था चाक घाट के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे कोल सम्मेलन भी किया था। ठीक है, उसके अलावा सतना में भी एक सम्मेलन हुआ था। ठीक,
तो ये कुछ हमने जनजातियों के बारे में देखा है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जनजातियों के बारे में जो हमें देखना है, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे और फिर उसके बारे में इसका बृहद या विस्तृत वर्णन करेंगे। क्या कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में और बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।